अब खोट भाव से हमला करना है और संविधान को बदल देना है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जब तक इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है तब तक हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष रहेगा। इस देश के अंदर सबका बराबर का हक रहेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी नागरिकों के, सबके, जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, बराबरी का हक होगा। सबसे आगे बढ़ चढ़ करके लाल झंडा लेकर के, और आज हमारे साथ हरा झंडा भी है, आज हमारे साथ तिरंगा झंडा भी है। आज इतना बड़ा महागठबंधन है। तो 1979 में अगर जब आप अकेले थे तब अपनी ताकत के बल पर वोट दे करके अगर आपने रामेश्वर जी को दिल्ली के वहां भेजा था, रामेश्वर प्रसाद को, इस बार जब तमाम दल आपके साथ है तो पूरी ताकत के साथ सुदामा प्रसाद जी को इस बार लाखों वोट के साथ ले दिए दिल्ली में। कोई बात नहीं है, 3 सीट यहाँ और 1 सीट कोडरमा में मिला है झारखंड में। अपने साथियों से उन्हें अपील की है इस बार 4 सीट पे चौका लगा दीजिए और इस चौके के साथ साथ हमारे साथी शिव प्रकाश रंजन जी को भी विधानसभा में भेजिए। इस मंच पर मौजूद इंडिया गठबंधन के तमाम नेतृत्वधारी साथियों, इस जिले से और बिहार के अन्य कई इलाके से आए हुए विधायक साथियों, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, मैं देख रहा हूँ रामेश्वर जी हैं, कांति जी यहाँ हैं और योगेंद्र जी इस मंच पर हैं, और साथ ही आपके उम्मीदवार सुदामा जी, आपके अज्ञान से उम्मीदवार शिव प्रकाश जी, काराकाट से आपके उम्मीदवार राजाराम जी, तमाम साथियों को, और पिछले कई घंटों से इतने धीरज के साथ सभा में लगातार बैठे हुए हमारे भोजपुर के संघर्षशील साथियों को मैं जय भीम लाल सलाम पेश करता हूँ। बहुत कुछ अब बोलने के लिए नहीं है, मैं पहले आपको एक खुशखबरी सुना देता हूँ। आपको पता है कि इस बार का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, कई मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है। तो एक मोर्चा न्यायालय का भी है, और अभी न्यायालय के मोर्चे से खबर आई सुप्रीम कोर्ट से, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत मिली है 1 जून तक। 1 जून तक मतलब चुनाव भर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत पे बाहर आने दिया। बहुत कोशिश की सरकार ने, बहुत कोशिश की कि चुनाव में कैंपेन करना ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कर दिया जाएगा तो इस देश में अपराधियों का मनोबल बढ़ जाएगा, तरह तरह की बातें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, चलो देर आया लेकिन दुरुस्त आया, कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। और मैं समझता हूं कि इस देश में तमाम न्याय पसंद लोग, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए लड़ने वाले लोग निश्चित तौर पर आज उनका संकल्प और मजबूत हुआ। और 3 चरण की जो रिपोर्ट अभी योगेंद्र जी ने आपके बीच में रखी है, उनका अपना आकलन है, और वो आकलन साफ बता रहा है कि ये मोदी सरकार अब जाने वाली है। तो जाने वाली सरकार, उसकी विदाई थोड़ा ठीक से हो जाए, और जो सरकार आने वाली है इंडिया गठबंधन की, उसको निर्णायक बहुमत दे करके दिल्ली में स्थापित किया जाए, ये अब हमारा काम है। हम लोग इसको बिहार विधानसभा चुनाव जैसे छोड़ेंगे नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में भी माहौल बना था और पूरे शाहबाद में, मगध में निर्णायक पूरा दिया था जनादेश, लेकिन उत्तर बिहार में जाकर के कुछ कम हो गया था और बस सत्ता के करीब पहुंच करके हम लोग रह गए थे। इस बार ऐसा नहीं बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल कोई कृषक संसद नहीं। ये सरकार जाएगी, इसको जाना चाहिए, इसका जाने का समय हो गया, और तब इंडिया गठबंधन की सरकार को लाने के लिए वो निर्णायक जो जनादेश चाहिए, वो जनादेश आरा को देना है, भोजपुर को देना है। मैं बस थोड़ी बात करूंगा आप ही के इतिहास के बारे में। दिन आज 10 मई का है और हम लोग मिले हैं आरा में, और 1857 को कैसे भूल सकते हैं। और 1857 का इतिहास इस
जब भी लिया जाएगा, जब भी लोग याद करेंगे तो लोग याद करेंगे कुंवर सिंह को, लोग याद करेंगे पीर अली को, लोग याद करेंगे मंगल पांडे को, लोग याद करेंगे बहादुर शाह जफर को, लोग याद करेंगे रानी लक्ष्मीबाई को, लोग याद करेंगे बेगम हजरत महल को। हिंदू मुस्लिम एकता, इसका सबसे बड़ा शानदार उदाहरण 1857 में इस देश में दिया था। वो 1857 और कुछ नहीं था। आज जिस तरह से हम ऐतिहासिक किसान आंदोलन की चर्चा करते हैं, वो किसानों का विद्रोह था और ये जवान और कोई नहीं थे, वो किसान के बेटे थे वर्दीधारी। तो किसान और जवान, और इससे पहले आदिवासियों ने तो शुरुआत पहले ही कर दी थी। झारखंड हो, बंगाल हो, देश के तमाम आदिवासी इलाकों से आदिवासियों ने पहले से शुरुआत कर दी थी। तो ये 1857 जिसने पूरे हिंदुस्तान को आजादी के लिए प्रेरित किया, अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए जो लंबी लड़ाई चली, उन तमाम लोगों के प्रेरणा स्रोत, उस लंबी लड़ाई के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत ये 1857, और उस 1857 में आरा को मुक्त कर लिया गया था। आरा की आजादी आ गई थी। आप उस आजादी के संतान हैं, आप उस पूरे विद्रोह की धरती के नागरिक हैं, और इसीलिए मैं समझता हूं कि आपकी जिम्मेदारी दूसरों से थोड़ा ज्यादा है। अभी सुदामा जी याद दिला रहे थे, लसाड़ी में 42 के आंदोलन के, भारत छोड़ो आंदोलन में ये भोजपुर के ही किसान थे जिन किसानों ने शहादत दी। और जब राम नरेश जी को मौका मिला, जब 1995 में विधायक बने, तो पहला काम उन्होंने हमसे कहा कि दीपंकर जी उस दिन आपको आना है लसाड़ी में स्मारक का उद्घाटन करने के लिए। और हर साल जब तक थे 2010 तक, हमें याद है हर साल लसाड़ी के शहीदों के लिए वहाँ राम नरेश जी होते थे, उनको याद करते हुए, और हम भी जब भी मौका मिला उनके साथ वहाँ आए हैं। ये है भोजपुर का इतिहास, भोजपुर की विरासत। आज हम पूरे बिहार में और देश में सामाजिक न्याय की बात करते हैं, मान सम्मान की बात करते हैं, सामंती भाग को मिटाने की बात करते हैं। इस बिहार के अंदर सामंतवाद के खिलाफ और गरीबों के मान सम्मान के लिए सबसे ऐतिहासिक और निर्णायक लड़ाई इसी भोजपुर से शुरू हुई थी 1970 के दशक में। और उस लड़ाई की शुरुआत करने वाले मास्टर जगदीश थे, राम नरेश राम थे, रामेश्वर यादव थे। इस लड़ाई की देन है आज बिहार के अंदर और पूरे देश में तमाम दलित पिछड़े, इस देश के तमाम दबे कुचले लोग सर ऊंचा करके उठा करके चलते हैं और सामंती ताकतों से हमेशा और तमाम अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ दो दो हाथ करते हैं और हिसाब किताब चुकता करते हैं। ये वही भोजपुर है। आज हम संविधान की बात कर रहे हैं, उसका अलग संदर्भ है। लेकिन 1980 के दशक में जब कोई सोच नहीं सकता था कि कोई दलित जाकर के बूथ में अपना वोट डालेगा, जब कोई नहीं सोच सकता था कि किसी भूमिहीन गरीब को अपना वोट डालने का अधिकार है, अपने प्रतिनिधि को संसद में भेजना तो दूर की बात, तो ये भोजपुर था जो 89 के चुनाव में पूरे दरबार भी का उतना बड़ा जनसंग्राम झेलते हुए भी रामेश्वर यादव को, रामेश्वर प्रसाद को पूरे भोजपुर से आपने सांसद बना करके यहाँ से भेज दिया था। ये आपका इतिहास है, ये आपका तेवर है। और इसीलिए आज फिर उस रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत है। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे वोट डालने का अधिकार उसको भोजपुर ने हासिल किया, लेकिन वो वोट डालने का अधिकार आया कहां से? वो आया हमारे संविधान से। ये मान सम्मान आरक्षण का अधिकार ये आया कहां से? आया उस संविधान से। और आज वो संविधान खुद खतरे में है, खुद खतरे में है। पूरे हिंदुस्तान ने आज भांप लिया ये 400 पार का नारा। इसके पीछे बड़ी साजिश है। इसके पीछे का एकमात्र मकसद है कि अभी तक तो संविधान पर खुदरा हमला हो रहा था, अब ठोस भाव से हमला करना है और संविधान को बदल देना है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जब तक इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, तब तक हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष रहेगा। इस देश के अंदर सबका बराबर का हक रहेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी नागरिकों के सब
सबके, जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, बराबरी का हक होगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें आगाह किया था, ये देश कभी अगर हिंदू राज बन जाएगा, अगर कभी वो यथार्थ हो जाएगा, इस देश के लिए इससे बड़ी आफत और कुछ नहीं हो सकता। और आज साजिश यही है, और ये साजिश सिर्फ इस चुनाव में कुछ लोग बोल रहे हैं इसलिए नहीं, लंबे समय से आरएसएस अपना जन्म काल से, जिस समय 1949 में संविधान पारित हुआ, उसी समय आरएसएस के मुखपत्र में संपादकीय लिखा गया, ये संविधान तो विदेशी है, ये तो बाहरी है, ये संविधान हमें तो मनुस्मृति चाहिए इस देश में। ये विचार आज का नहीं है, ये साजिश आज की नहीं है, ये आरएसएस के जन्म काल से है। और इसीलिए जब अटल जी की सरकार बनी थी, उस सरकार के पास इतना बहुमत नहीं था, इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन इरादा तब भी था। और इसीलिए संविधान की समीक्षा करने के लिए आयोग उन्होंने बना दिया था। पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने विरोध किया, प्रतिवाद किया, बाद में वो आयोग की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट पर कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज तो ऐसा समय आया है कि आजादी के जब 75 साल पूरे होते हैं, ऐसे मौके पर मोदी जी के, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, सबसे प्रधान आर्थिक सलाहकार खुलेआम अखबार में लेख लिखते हैं, उल्लेख छपता है कि संविधान अब पुराना हो गया, 75 साल हो गया, अब देश को जैसे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, वहां एक सिंबल आ गया है तमिलनाडु से, राजा का प्रतीक, तो राजशाही के हिसाब से एक संविधान चाहिए और नया संविधान। इसीलिए आज जब संविधान खतरे में है, पूरे मुल्क लड़ रहा है संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और हमारी तमाम जो लंबित मांगे हैं, जो किसान की मांग, एमएसपी हमको मिले तमाम फसलों के लिए, इसको पूरा करने के लिए, आरक्षण की हम बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथियों ने बिल्कुल सही कहा कि आरक्षण अगर कागज पर रह जाएगा तब भी उसको कायदे से खत्म किया जा रहा है। जब हमारा बीएसएनएल को बर्बाद किया जाता है और सबको जियो थमा दिया जाता है, तो उसके साथ साथ से बीएसएनएल की जगह पर जियो नहीं आ जाता है। बीएसएनएल में आरक्षण से मिलने वाली नौकरियां वो समाप्त होती है और जियो में कोई आरक्षण के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जब हमारे रेलवे का निजीकरण शुरू हो जाता है, जब हमारे देश में तमाम इस तरह के जो सरकारी उपक्रम थे पब्लिक सेक्टर का, उसका धड़ल्ले से निजीकरण होता है, तो बेरोजगारी भी बढ़ती है, इस देश में पक्की नौकरी भी खत्म होती है, आरक्षण भी खत्म होता है। तो आज लड़ाई इस बात के लिए है ताकि हमारे नौजवानों को सुरक्षित रोजगार मिले, सम्मानजनक रोजगार मिले। यहाँ बात हुई महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और बराबरी के हक का। स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि जो कर्नाटक से खबर आई, कोई मामूली खबर नहीं है, कोई हल्की फुल्की बात नहीं है कि किसी के बारे में कोई एक वीडियो आ गया, कहीं कोई आरोप लगा, कोई एक केस है, नहीं। ये बाकायदा एक तंत्र चल रहा था, बाकायदा एक तंत्र चल रहा था। एक सांसद, उनके पिता एक विधायक, वो पूरी की पूरी पार्टी जनता दल सेक्युलर, आज भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है, और कई साल से, ये कोई एक दिन की बात नहीं, कोई एक महीने की बात नहीं, कई सालों से सैकड़ों महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया गया, उसका वीडियो बनाया गया, और अब जब उसका खुलासा हुआ, वो भाग के चला गया है जर्मनी में, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर के उनके लिए वोट मांगते हैं, कहते हैं कि इनको वोट दो, इनका हाथ मजबूत होगा तो मेरी सरकार मजबूत होगी। और ये भी कोई कर्नाटक की बात नहीं है। मोदी जी जहां से सांसद है बनारस, उस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, आईआईटी में, वहां के छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, उसका भी वीडियो बनाया जाता है, और पता चलता है ये करने वाले बीजेपी के आईटी सेल के नौजवान, और कोई नहीं। पता चलता है कि इस देश में महिला पहलवानों के ऊपर अत्याचार करने वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह बने रहते हैं सांसद, और चुनाव में भी जा करके जब टिकट देने का सवाल उठता है तो उन्हीं के बेटे को टिकट देता है।
तो सम्मानित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। आजादी के 75 साल जब पूरे होते हैं तब गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारी, उनके परिवार के हत्यारे, उनको माला पहना करके, संस्कारी बता करके जेल से बाहर निकाला जाता है, उनकी रिहाई हो जाती है। तो ये जो हिंदुस्तान में लोकतंत्र के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, महिलाओं के मान सम्मान के खिलाफ ये जो निजाम हमारे ऊपर थोप दिया गया है, आज इसके खिलाफ ये 1857 से कोई कम बात नहीं है। ये 1947 के उस आजादी के आंदोलन से कोई छोटी लड़ाई नहीं है। जो संविधान हमें मिला था और शायद हमने तब सोचा था कि तो यूं ही मिल गया, आजादी के साथ साथ लोकतंत्र भी मिल गया, आजादी के साथ साथ संविधान भी आ गया। हमने मान लिया कि इस देश में चुनाव होता रहेगा, लेकिन बाबा साहब आंबेडकर ने आगाह किया था इस देश की जमीन अलोकतांत्रिक है और गैर बराबरी अगर बढ़ेगी इस देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक, तो ये वोट भी आपकी जो बराबरी की ताकत है, इस ताकत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आज हमारे सामने वो खतरा है और ऐसे खतरनाक मोड़ पर भोजपुर क्या पीछे पीछे चलेगा? ऐसे खतरनाक मोड़ पर क्या हम इधर उधर से देखेंगे कि तमिलनाडु में बीजेपी को कितना लोग उठा रहे हैं और केरल में क्या हो रहा है, आंध्र में क्या हो रहा है? ऐसे मोड़ पर सबसे आगे बढ़ चढ़ करके इस निजाम के खिलाफ, इस फांसीवादी निजाम को शिकस्त देने का काम साथी राम नरेश राव और मास्टर जगदीश के वारिस, ये आपकी जिम्मेदारी है। सबसे आगे बढ़ चढ़ करके लाल झंडा लेकर के, और आज हमारे साथ हरा झंडा भी है, आज हमारे साथ तिरंगा झंडा भी है। आज इतना बड़ा महागठबंधन है, तो 1979 में अगर जब आप अकेले थे तब अपनी ताकत के बल पर वोट दे करके अगर आपने रामेश्वर जी को दिल्ली के वहां भेजा था, रामेश्वर प्रसाद को, इस बार जब तमाम दल आपके साथ है तो पूरी ताकत के साथ सुदामा प्रसाद जी को इस बार लाखों वोट के साथ भेजिए दिल्ली में। अपना इतिहास उसको याद करते हुए, अपनी विरासत उसको आगे बढ़ाते हुए, और आज जो समय की मांग है उस मांग को पूरा करते हुए, आज जो जिम्मेदारी है कम्युनिस्टों की इस देश में, लोग कह रहे हैं कि भाई साहस चाहिए लड़ने के लिए, बोलने के लिए, तो साहस कहां होगा? भगत सिंह के वारिसों का साहस नहीं होगा तो साहस की उम्मीद आप कहां करेंगे? बाकी तो लोग बिकेंगे, बहुत सारे लोग डर जाएंगे, बहुत सारे लोग झुक जाएंगे, लेकिन जो बिकेगा नहीं, जो डरेगा नहीं, जो झुकेगा नहीं, वो मनोज मंजिल की तरह जेल जाएगा। लेकिन हमें गर्व है अपने साथी के ऊपर, हमें गर्व है अपने तमाम साथियों के ऊपर जो जेल जाना कबूल करते हैं, लेकिन कभी झुकते नहीं है, कभी बिकते नहीं है, कभी थकते नहीं है, कभी रुकते नहीं है। और इसीलिए साथियों, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है कि बिहार से, जैसे उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट आ रही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव बदल रहा है, तो बिहार में भी चुनाव बदल रहा है। 3 चरण के संकेत है, लेकिन आपको आखिरी चरण में वोट डालना है, आखिरी चरण में वोट डालना है। और इसीलिए ये जो फांसीवाद का ताबूत तैयार हो रहा है इस देश के अंदर इस चुनाव में, उसमें आखिरी कील ठोकने का काम आपके ऊपर है। आरा सीट से, काराकाट की सीट से, पाटलिपुत्र से, नालंदा से, सारे सीटों पर चुनाव तो मध्य बिहार में उसी दिन को है, सबसे ज्यादा सीटों पर। और हमने देखा 2020 में भी मोदी जी आए थे, 2020 में भी अमित शाह आए थे, जोगी जी भी आए थे, वो नड्डा साहब भी आए थे, माले के साथियों के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे थे। लेकिन हमने तो देखा कि उस चुनाव में, 2020 के चुनाव में, माले को 9 सीट इस मध्य बिहार में लड़ने के लिए मिला था। पूरे बिहार में हमें 19 सीट मिला था लड़ने के लिए, लेकिन 9 सीट जो मिला हमें भोजपुर में, 9 सीट जो हमें मिला रोहतास में, बक्सर में, यहाँ पटना में, उन सीटों को लेकर आपने देखा कि सिर्फ एक आरा सीट है, चंद वोटों से हम लोग हार गए। 9 में 8 सीट 90% का स्ट्राइक रेट के साथ आपको साबित कर दिया। और इसीलिए सीटें कम है माले को लड़ने के लिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। 3 सीट यहाँ और 1 सीट कोडरमा में मिला है झारखंड में। अपने साथियों से उन्हें अपील की है इस बार 4 सीट पे चौका लगा दीजिए, और इस चौके के साथ साथ हमारे साथी शिव प्रकाश रंजन जी को भी विधानसभा में भेजिए। अगर अपने अंतरिम जमानत मिली है, अरविंद केजरीवाल जी को रिहा नहीं हुए, पूरा इंसाफ नहीं मिला, मनोज मंजिल जी अभी जेल में है, हेमंत सोरेन अभी जेल में है, उमर खालिद अभी जेल में है, गौतम नवलखा अभी हाउस अरेस्ट में है,
हमें उन तमाम नेताओं को, उन तमाम कार्यकर्ताओं को, उन तमाम बुद्धिजीवियों को इस देश में जो कलम की लड़ाई लड़ते हैं, जो टेलीविजन की लड़ाई लड़ते हैं और जिनको जेल में डाला गया अंग्रेजों के कर्ज पर, की आवाज को दबा देंगे, डरा देंगे लोगों को, उन तमाम लोगों को जेल से रिहा करवाना है। ये आजादी की लड़ाई है। और जिस आजादी, इस भोजपुर से जिस लड़ाई की शुरुआत हुई थी, आज भोजपुर के हमारे साथी पूरी ताकत लगा करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। नामांकन हो गया, अभी आपके पास 20 दिन का समय है। 1 तारीख को आप वोट डालेंगे। बिल्कुल इस चुनाव में बहुत कठिन लड़ाई है। चुनाव आयोग पर आप भरोसा नहीं कर सकते। चुनाव में आप देख रहे हैं क्या क्या मॉडल निकल रहा है। आपने चंडीगढ़ मॉडल देखा, आपने सूरत मॉडल देखा, आपने इंदौर का मॉडल देखा। तो लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए, इस चुनाव को चुराने के लिए तरह तरह की कोशिश होगी, तरह तरह की साजिश होगी। लेकिन हमें भरोसा है भोजपुर पर, हमें भरोसा है भोजपुर के अपने तमाम साथियों पर, यहाँ के नौजवानों पर, यहाँ के बहनों पर, यहाँ के तमाम किसानों पर, कि आपकी एकता और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और किसी भी साजिश के खिलाफ निश्चित तौर पर आप विजयी होंगे और पूरे बिहार से लेकर के देश को बदल देंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी आह्वान के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। भोजपुर की क्रांतिकारी विरासत अमर रहे। कॉमरेड जगदीश मास्टर, राम नरेश राम, कॉमरेड भूटन मुसार, कॉमरेड जीव सातो, भोजपुर के हमारे तमाम शहीदों को लाल सलाम। साथी मनोज मंजिल जो जेल में है और बरगांव के 22 साथी जो जेल में हैं, उन साथियों को भी लाल सलाम। और भोजपुर के किसान आंदोलन, भोजपुर के मजदूरों का आंदोलन, भोजपुर के छोटे व्यवसायियों का आंदोलन, भोजपुर के तमाम लोकतांत्रिक आंदोलन में शिरकत करने वाले भोजपुर के तमाम इंसाफ पसंद नागरिकों को जय भीम, लाल सलाम।